ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಂತಹ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರ ಜನರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸಿನ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ MD ಉಬೇದುಲ್ಲಾನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉರ್ದು ಮಾತನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಟೈಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ನೀಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಉರ್ದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸರ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम. मैं सबसे पहले आप सब 10वें वार्ड के जितने भी अहबाब हैं, नौजवान हैं, बूढ़े आदमी हैं, सब सारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. मुझे इतनी इज्जत से नवाजे हैं. जी जी. सबसे पहले आपने पूछा कि मेरा बचपन में जो आपके साथ गुजरा है वो आप जरा हमको बताइए. जी बिल्कुल. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा बचपन का है ना, जो मेरे वालिद थे, मेरा नाम सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद बाबू उबैदुल्लाह है. जी जी. मेरे वालिद का नाम लेट मोहम्मद हसदुल्लाह है. जी. हमारा वालिद को जो है 2 बीवियां हैं. जी. इसलिए हमारा बहुत बड़ा खानदान है. जी. मेरे कुल मिलाकर 11 भाई हैं. जी. और मेरे 10 बहनें हैं. अच्छा. 10 बहनें. सबसे छोटा मैं ही भाई हूँ उसमें. हाँ हाँ हाँ. भाई बहनों में सबसे आखिर में आप ही? सबसे आखिर मैं ही हूँ. जी जी जी. बहन मेरे से एक छोटी है. जी. भाइयों में सबसे आखिरी मैं ही हूँ. जी जी. इसलिए हमारे जो वालिद थे कृष्णाबड़ी कंट्रैक्ट से थे. जी. कंट्रैक्ट चलाते थे. जी. बहुत सारे कारीगर उनके पास, लगभग 500-600 कारीगर उनके पास काम करते थे. वर्कर्स 500 लोग थे. 500-600 लोग काम करते थे. क्योंकि कोई ऐसा एजेंट नहीं था कि जब बड़ी का कंट्रैक्ट चला सके, कृष्णा बड़ी कंट्रैक्ट का. जी. सब वर्कर के साथ ऐसे थे हमारे वालिद, जैसा एक फैमिली मेंबर्स की तरह रहते हैं. जी जी जी. इसलिए हमें वर्कर से भी बहुत सारा प्यार मिलता. हम छोटे थे जब हमें उठाते, खिलाते, 10 पैसे देते, 5 पैसे, हमें भी खुशी होती है. कुछ उनके घर से मीठा लाते, खिलाते. बहुत एक जो है वर्कर और कारीगर में इतना प्यार मोहब्बत था, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी हमारे वालिद और कारीगरों में. जी जी जी. इसलिए हमें बहुत सारा प्यार मिलता, हमें भी खुशी होती है. हमें कमी नहीं होती कि खानदान वालों की कमी नहीं होती. इसलिए जो मेरे जो वालिद थे बहुत बड़े सौकार थे. जी जी जी. अच्छे थे. गरीबों की मदद करना, किसी की शादी वगैरह हो, किसी को मेडिकल्स का हेल्प हो और किसी को पढ़ाई में हेल्प हो, बहुत सारी मदद करते थे. यानी जब से ये सोशल वर्क यानी लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं. जी अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा वालिद जब से भी लोगों की खिदमत करते थे. जी. मेरे वालिद को बहुत सारे वर्कर और मोहल्ले के और हमारे शहर के बहुत आदमी बहुत इज्जत से वो पुकारते थे. सीधी सी बात है, जब 500 से 600 लोग जब काम करते थे तो उतने घरों की चूल्हे जला करते थे ना. सबसे पहली बात तो इतने लोगों को एक काम काज मिलता था. 500 से 600 लोगों के घरों में चूल्हे जल रहे थे आपके वालिद के मुताबिक. चलो, आपके वालिदैन जब थे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप गरीबी गुर्बत कुछ देखे नहीं थे. जी नहीं. उसी वक्त से आप अच्छे पैसे रुतबे वाले थे. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत सारी इज्जत थी. आज भी वही इज्जत है कि पहले जो थी आज भी है. हमारे वालिद के नाम से है मेरी इज्जत. अच्छा 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 अच्छा. उबैद के नाम से
एक मुख्तसर अंदाज में आप जी। आपके वालिद के पीरियड में जी। जब आप बहुत दौलतमंद थे, जब सब थे आपके वालिदैन, उस वक्त के दौर का ये कुछ ऐसा वाकया हो जो आज भी आपको याद है, ऐसा कुछ याद है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जब आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र लगभग 5 या 6 साल थी, लगभग 5-6 साल की जी, जी। बचपना, यानी बहुत छोटे थे। बहुत छोटा था, इतना तो ख्याल नहीं है। फिर भी एक दफा मेरा वालिद मुझे वो कैसन मुड़ो के उर्स में लेकर जाते थे जी। वो वहाँ का उर्स का पूरा मैनेजमेंट वही संभालते थे। अच्छा। उर्स का कैसन मुड़ो जी। जो मुझे उनका देखकर एक हमसे खुशी होती थी। मेरे वालिद के जब मैं गोद में बैठता था तो मुझे बहुत सारी खुशी मिलती थी। जी। जो गरीबों को जो बैठे रहते हैं मज़ारों के पास, वो गरीबों को सब जाकर पैसा देकर जाते थे। हाँ, हाँ, मैं देखता रहता था क्या कर रहे हैं, पैसे देकर जा रहे हैं। तो मैं अपने वालिद के पास पैसे मांग लेता और जेब में उनके हाथ डाल के काट लेता। तो फिर जाता सीढ़ियों में चढ़कर ऊपर मज़ार के पास जाता, फिर उनको पैसा देकर आता। यानी आपको अच्छा लगता था? अच्छी, बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो दे रहे हैं, क्योंकि मैं क्यों नहीं दे रहा। जी। मेरे तो वालिद के पास पैसा है, मैं भी उनको दे सकता हूँ। फिर जाता, फिर थोड़ी देर के बाद आकर बैठ जाता, फिर मांगता पैसे। तो मेरा वालिद बोलता मुझे कि तू आज मेरी जेब पूरी खाली करके छोड़ेगा। जे इस तरीके से बोलते हैं। मुझे एक रकम से खुशी, लेकिन आपको समझ नहीं थी कि वो क्यों दे रहे हैं? नहीं, क्या देना है, क्यों देना है? जी, मुझे इतनी खुशी नहीं थी कि ज़कात दे रहे हैं, क्या फितरा दे रहे हैं, क्या सदका दे रहे हैं। आपको कुछ भी मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे खुशी मिलती है एक तरीके से। जी। किसी को खाना खिलाते, बहुत सारा खाना पका कर लेकर जाते अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वालिद, वहाँ पर सबको खिलाते, बहुत खुशी मिलती। हमें बोलते थे बेटा इनको सबको खाना डाल के खिला, हमें खुशी मिलती। जब हमारे हाथ तो इतने ताकतवर नहीं थे तो मैं पानी का एक ये उठाता, एक तम्बाल उठाता और उनको डाल कर लेकर आता। बहुत खुशी मिलती इनसे। जब से मुझे एक तरीके से खुशी मिलती, बाद में थोड़े दिनों के बाद ऐसा ही चल कर जा रहा था। उसके बाद 1985 में हमारे वालिद का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। 1985 में इंतकाल हो गया। उसके बाद थोड़ी बहुत परेशानियां आई हम लोगों को। बाद में हमारे भाई थे, जैसे गया भाई, जैसे प्यारो भाई, हमने बहुत संभाला, क्योंकि हम छोटे छोटे थे। एक भी मेरी बहनों की शादी नहीं हुई थी। जब 2 बहनों की शादी हुई थी बड़ों की, तो कोई भाइयों की शादी नहीं हुई थी। हाँ, ये 2 भाइयों की भी शादी हुई थी और बहनों की भी 2 बहनों की शादी हुई थी। बहुत छोटे छोटे थे सारे बहन। फैमिली भी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी थी, 2-2 घर थे और वर्कर्स भी थे, उनको मेंटेनेंस करना, बहुत सारी मुश्किलों से हम गुजर गए। जैसे मेरे 2 भाई थे, हमारे और एक भौनवी है, मोहम्मद आदम बोल के, अनवर पुकारते हैं उनको। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। अच्छा। जो उनके बेटे हैं मुहिब बोल के, उनके वालिद, बहुत 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 सारा हमारे। अच्छा, वही तो नहीं कि जो मस्जिद अक्सा के कुछ प्रेसिडेंट कुछ थे? जी नहीं, वो तो मेरे भाई है। ये हमारे भौनवी है, बहनों ही। जी। वो जो नाजनी बोल के मेरी एक बहन है जी, बड़ी बहन, उनके शौहर हमारा बहुत बड़ा साथ दिए। हमारे वालिदा को समझाते थे आप चिंता मत करिए अम्मा जी, हम हैं, हम संभाल लेंगे इंशाल्लाह, आप चिंता मत कीजिए। जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता गया, कारीगर बहुत कम होते गए, बहुत सारे कारीगर कम होते गए, क्योंकि हमारे वालिद की जितनी पहचान थी, जितनी उनके अंदर प्यार मोहब्बत थी, वो हमारे अंदर आ नहीं सकती, उतना नहीं आ सकती थी। जी बिल्कुल। जैसे कि एजेंट बढ़ते गए, किस्सा बड़ी के एजेंट बढ़ते गए, तो कारीगर भी कम होते गए। थोड़ा सा काम बहुत डल होने लगा हमारे अंदर, क्योंकि संभालने वाला कोई नहीं था। जितनी उनको नॉलेज थी, हमें इतनी नॉलेज नहीं। सदारत संभालने वाले कोई नहीं? जी नहीं थे, कोई भी नहीं थे। बाद में मेरा भाई थे, प्यारो भी बोल के, जिया भी बोल के, और हमारे भौनवी अनवर बोल के, वो बहुत सारा साथ दिया हमें। और दिन में ऑटो चलाते थे दिन भर, और बढ़िया बनते हैं मेरे बड़े भाई। हमें जैसे हमें वालिद की कमी होने नहीं दी हमारे भाई, यानी वालिद की जगह पर वो ले लिए थे। जी बेशक, उनकी कोई हमें कमी ही नहीं महसूस होती थी। इतना हमें पाला पोसा बहुत। सबसे पहले गारमेंट स्कूल को मैं ही गया, मेरे खानदान में सबसे पहले गारमेंट स्कूल को मैं ही गया, विवेकानंद प्रोडक्ट में शिक्षा कलाशाला। उसमें सबसे पहले दाखिला मुझे दिला, क्योंकि अच्छा पढ़ना चाहिए, छोटा है। उनको भी एक आस थी। मैं थोड़ा पढ़ने में नेगलेक्ट करता था, घर की तरफ ध्यान देता था ज्यादा। बाद में ऐसा ही चल कर जा रहा था। बाद में मैंने एक घर के जाकर मैंने बर्तन मांजे हैं।
यानी वहाँ से जी आपकी जो तकलीफें शुरू हो गई। मेरा वालिद गुजरने के बाद मुझे बहुत सारी तकलीफें आई। ये घर का मैंने बर्तन मांजा है, बाद में जो ये दूध के जो कवर्स आते हैं जी, इसको मैं इकट्ठा करते हैं 10 पैसे में, यानी कि 200 कवर कट करता था, कैंची से 200 कवर कट करता था सिर्फ 10 पैसे में। 10 पैसों में। ये कौन सी ईस्वी होगी, आपको कुछ याद है? ये तो याद कितने साल हो चुके हैं? हो गए लगभग 20-25 साल हो गए। 20-25 साल, क्योंकि आपके वालिद का इंतकाल होकर ही 30 साल हो गया है। हो गया उस वक्त। जी। तो आज के दौर को हम हिसाब डालेंगे तो 31वां साल चल रहा है आज। जी जी जी। तो 1985 से आज 2016 में हम खत्म रख चुके हैं। तो यहाँ से अरसा गुजर गया कि 31 साल जी, यानी 31 ईयर्स यहाँ पे गुजर चुके हैं जी। तो आपने सिर्फ आपके वालिद के गुजरने के 5 साल बाद ही आपकी नुज़ूली यानी कि परेशानी, आपकी मुश्किलें शुरू हो चुकी थी? जी, जैसा हमारे वालिद का स्वभाव था जी, जैसा वो बातचीत करने का ढंग था, जैसे वो एक हमारे लिए एक मसीहा थे जी। जैसे वालिद सबके लिए मसीहा रहते हैं बिल्कुल। हर घर के लिए, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि मेरा वालिद का कई दिल से शुक्रिया था कि मैंने उनकी कोख से जन्म लिया। जी, मेरे वालिद और वालिदा के कोख से जन्म लिया, मैं इतना खुश नसीबी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी पैदाइश कौन सी ईस्वी में हुई? जी, मेरी पैदाइश तो 10/1/78 में हुई। 78 के आप में पैदाइश। जी 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 जी। आप बहुत कम थे, यानी कि उस वक्त आपके वालिद जब गुजरे थे, आज को हिसाब डाले तो आपकी उम्र बहुत छोटी थी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क था। एक 8-10 साल की उम्र के अंदर एक अप्रोक्सीमेटली एक 8 साल या 10 साल के अरसे में आपके वालिद को आप खोना पड़ा। जी जी बेशक। तो उसके बाद आप जो बता रहे थे कि तकलीफों में गुजारे, किसी के यहाँ बर्तन मांजे या कहीं कुछ काम कर देते तो कुछ हदियतन दे देता तो उसमें आपके अपनी जरूरत को पूरा कर लेते, और कहीं कवर दूध के कवरें वगैरह आप कट करने जाया करते थे, और वहाँ पे भी कुछ ये हो जाता तो आप अपने आपके वालिदा को ला के पहुंचा देते। आप ये कब तक कैसे ही करते गए और कब अचानक आप चेंजेस लाए, और एजुकेशन आप कहाँ तक रोकना पड़ा और कहाँ तक पढ़े हैं? जी, मुझे है ना जो दूध के कवर कट करता था, ये करता था, ये मेरे भाइयों को पता नहीं था। ये मेरे बड़े भाइयों को पता नहीं था, किसी को खबर भी नहीं थी। जी, किसी को खबर नहीं है। मेरी बहन और मैं ही सिर्फ ये काम करते थे, और बाकी बहनें सभी बीड़ी वगैरह घर में बनते थे और घर का कामों का समझते थे। बाद में मेरे भाइयों को जब पता चला कि वो मुझे डांटे और मारने लगे, तुझे क्या जरूरत है, तो पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसा करने का कोई, मैं पढ़ाई सराकर ये काम को अंजाम देता था। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़कर, ऐसा नहीं, पढ़ाई के साथ में ही आप जी जी एजुकेशन को स्टॉप नहीं किया? जी जी नहीं, स्टॉप नहीं किया। बाद में एक साइकिल थी, साइकिल भाड़े की लेकर जाते, उसमें पानी लगाकर भरते, पिंगियों में पानी लगाकर उनके टैंकियों में डालते, तो वो भी 10 पैसे 15 पैसे दे देते, उससे गुजारा चल जाता। बाद में मेरे भाइयों को पता चला, बाद में मुझे डांटने लगे, बहुत सारा डांट मिले और मार भी मिली। उसके बाद खामोशी इख्तियार की है, बाद में फिर पढ़ाई पे ध्यान दिए। उसके बाद धीरे 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 ऐसे ही जिंदगी गुजरती गई। बाद में मुझे SLC भी कंप्लीट नहीं हुई, 1 साल मैंने 7th स्टैंडर्ड में स्कूल छोड़ी थी। छोड़ने के बाद 1 साल तक मैंने ऑटो इलेक्ट्रिशियन काम किया, असलम भारत ऑटो वर्क, उनके पास मैंने जाकर काम सीखा, और मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते। चाबी भी मैंने सबसे पहले सवेरे मैं ही दुकान खोलता था और मैं ही बंद करता था। वो मुझे लगभग 6 रुपया देते, लगभग 6 रुपया मिलता। सवेरे 8 बजे जाते तो रात में ये 2 बज जाते। वहां पर भी काम सीखा, वो भी मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते थे जी। अच्छा काम मिलता था। उसके बाद फिर मुझे भाइयों ने डांटा, फिर नहीं तू पढ़ाई पे ध्यान दे। बाद में मैंने SLC कंप्लीट की पूरी। SLC कंप्लीट होने के बाद ऐसे ही गुजरता गया। फिर मैंने काम पर ध्यान दिया, इलेक्ट्रिशियन काम पर। बाद में उसके बाद मैंने बहुत सारे मुश्किलों से गुजर गई हमारी जिंदगी। उसके बाद रेशन कार्ड, एक दफा हमारे एरिया में सबसे पहले तो बुक थी, रेशन कार्ड की जो पुरानी बुक होती थी वो बुक थी। उसके बाद गवर्नमेंट से ऑर्डर हुआ कि तात्कालिक कार्ड बोल के, टेम्परवरी इमरजेंसी टेम्परवरी कार्ड बोल के निकाले। वो इतना था, वो निकाले। उसके बाद मैंने क्या कर रहे हैं ये जाकर देखा मैंने, क्योंकि बहुत भीड़ थी, उनको संभालने नहीं होता था। मैंने काम किया, क्यों मैं इनकी मदद क्यों ना कर सकूं मैं गया, मेरा भाई से एक दफा पैसे मांग कर लाया, 200-300, एक शामियाना डलाया, उसमें एक माइक लिया, और मैंने कहने लगा कि पूरा पार्क में जमा करें, पूरे साथ जितने भी हमारे वार्ड के थे, पीरजलोट, हेगड़े कॉलोनी, जयपुर, नजराबाद, जैसा गुब्बी गेट, संतेपेट, सारों को जमा किया। वहाँ पर सारों को जमा करने के बाद
मैंने उनसे कहा कि वो राजन्ना नागराज साहब बोल के थे, उनसे कहा मैंने कि मैं भी आपका साथ देता हूँ। चलो एक तो मेरे साथ खड़ा हो गया, उनको ज्यादा खुशी हुई मेरे से, मेरा साथ मिलने से वो बहुत ज्यादा खुशी मिली उनको, तो मुझे भी उतनी ही खुशी मिली, उससे दुगना मुझे खुशी हुई क्योंकि मैं इनका साथ दे रहा हूँ। बाद में मैंने नाम पढ़ के बुलाता गया, भाई आपका फलाने का कार्ड आया है, आइए 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 आइए, सारों को तकसीम कर दिए। सारों तकसीम करने के बाद उस टाइम से मैं सोशल वर्क में रख गया क्योंकि मुझे खुशी मिलती। वो बोलते जब मैं कार्ड देता उनको तो मुझे बोलते शुक्रिया, आप अच्छे रहें, आपकी उम्र दराज हो, दुआ कर देकर जाते हैं। वो दुआ से मुझे अजीब सी खुशी मिलती, जैसे मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया हो, जैसे बहुत सारा खजाना मिल गया, इतनी खुशी मिलती। और नमाज की पाबंदी करते, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मुझे बहुत सारा गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। बहुत सारी दुआ करता मैं, अल्लाह सारे गरीबों को तू सेहत से नवाज दे। ऐसे में मैं रोज दुआ करता, अल्लाह मेरा साथ देता गया। आज तक जब से मैं होश संभाला हूँ, आज तक मुझे अल्लाह ताला ने कोई परेशानी नहीं दी। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें याद आ रही है, तो आपके इस किरू परिचय में मैं यानी कि आपके मुख्तसर से जो आपका खुलासा दिए हैं, उसमें से बीच में आप एक अब्रॉड भी गए हुए थे। वहाँ पे जाके यानी कि इलेक्ट्रिशियन को सीखने के बाद या पहले आप कभी गए थे सऊदी अरबिया? नहीं, मैं कभी भी सऊदी अरबिया नहीं गए थे। नहीं गए। यानी आप कभी भी आउट ऑफ कंट्री जाके नहीं आए? जी नहीं गया। अच्छा, तो पूरे सारा जो भी काम करना था आप टुमकुर ही में रह कर या कहीं बैंगलोर या कहीं और जाके? नहीं, टुमकुर में ही रह करके। आपके हालत अचानक से कैसे सुधार आ गई, कैसे आप इम्प्रूव हो गए, आप क्या बिजनेस में लग गए थे? मैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन काम करता था, जैसे मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया जी मुझे, क्योंकि वो मेरे भाई 2 भाई सऊदी गए और 2 भाई एक टेलीफोन एक्सचेंज में बैंगलोर में एजाज भाई बोल के, लियाकत भाई और जिया भाई बोल के सबसे बड़े जो हमारे पिलर्स थे, जो हमारे खानदान के और जो हमारे घर के जो पिलर्स थे, आपके कुंबा टोटल जो थे जी, जो वो 2 पिलर्स थे, मेरे बड़े भाई प्यारू साहब, एक जिया भाई बोल के जी, ये दोनों मेरा बहुत साथ दिए जी, क्योंकि मुझे गलती पर बहुत मारते, गलती पर बहुत, ये जो प्यारू भाई नहीं मारते, ये समझाते। जो जिया भाई हैं ये नरमियात है, तो ये गरम मिजाज के हैं, ये मुझे बहुत मारते जी, क्योंकि एक तो समझाते, एक तो मारने लगते, क्योंकि दोनों का बराबर एक ही नेचर था जी, दोनों भी मुझे बहुत समझाते जी। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा काम नहीं करना, आइंदा से नहीं करना, ये करके फिर दूसरे भाई आकर खूब मारते, पिटाई करते मेरी। तो क्यों किया? कोई भी गलती किया हो, आगे वाला जो कहे उसकी लाख गलती हो, मेरी एक भी गलती ना हो, तो फिर भी मुझे मारने लगते हैं, क्योंकि मुझे वो जब की मार अब समझ में आ रही है जी, क्योंकि वो जब नहीं मारते तो मुझे आज इस मकाम पर नहीं पहुंचता, इतनी इज्जत से अल्लाह मुझे नहीं नवाजता। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप हमारी तफसीलात और ज़्यादा जाएं, लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैं आपकी एक बात पर वापस आता हूं। 2004 के ईस्वी से 2004 और 2005 के बीच में आप लोगों की खिदमत सर अंजाम देना बोल के जो निकले हुए थे, आप क्या टुमकुर ही में PH कॉलोनी में ही शुरुआत की थी या कहीं और जाके, या किसी को देख के आप ऐसा में करना है, कुछ मदद करना है, या ऐसा कुछ करना है कि आपके भाइयों को देखकर हो, या आपके वालिद को याद करके हो, या आपके एरिया में रहने वाले रहबरों को देखकर हो, ये किस तरीके से आप शुरुआत की? सबसे पहले देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले भी मैंने बोला था कि मेरा वालिद बहुत हेल्प करने वाले थे, बहुत हेल्पिंग नेचर था उनका। उनका जो बात बचपन में जहन में बैठ जाती है वो जहन से नहीं निकलती, चंद बातें रहती हैं कि बचपन में जो जहन में बैठ गई उसको निकाल जाती है। बिल्कुल सही बात। जो मेरा वालिद का मैं देखता रहता था, हेल्पिंग नेचर, खानदान और खानदान वालों के साथ, सबसे पहले वो खानदान वालों को कम इज्जत से नवाजते थे और जो वर्कर्स थे उनको बहुत इज्जत से देते, क्योंकि हमारी रोजी रोटी तो वर्कर्स से चल रही है। बिल्कुल। तो मैं वालिद को एक बार पूछा, तो आप तो इनको इतनी इज्जत से बात करते हैं, तो खानदान वालों को इतना नेगलेक्ट करते हैं। बेटा ऐसा नहीं कि इनसे हमारा गुजारा चलता है, अल्लाह ने हमें एक जरिया बनाया है, इनसे हमारा घर चलता है, हमसे ये नहीं, इनसे हम हैं। जी बेशक, ऐसी बातें करते थे। तो कुछ बातें मेरी दिमाग में बैठ गई। तो 2004 के बाद मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई जब सोशल वर्कर में थे, कांग्रेस पार्टी में प्यारू भाई थे, और ये जो मेरे बड़े भाई हैं जिया भाई, वो पूरे खानदान को संभालते थे। जी जी। कोई एक और गरीब की शादी हो, यानी आपके फैमिली में भी सोशल वर्कर और
पॉलिटिशियन में थे पहले से? जी जी नहीं जी, मैं पॉलिटिशियन में कोई ऐसा नहीं था कि एक पार्टी एक वार्ड मेंबर बनकर एक मेरा भाई को बना लिया, क्योंकि इनके खानदान से एक वार्ड मेंबर बोल के मेरा भाई प्यारो भाई को संभाल लिया। और ये जो जिया भाई है प्यारो भाई है, ये हेल्पिंग नेचर था इनका। जैसे कि कोई गरीब हो, उनकी शादी का मसला हो, उनके हाथ में जो होता है वो दे देते। हमारे खानदान में कोई भी मसला हो तो यही सुलझाते। तो बहुत सारे आदमी लोग उनके पास इंसाफ के लिए आते, भाई देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उनको जाकर मदद करना, स्टेशनों में मदद करना, पढ़ाइयों में मदद करना और शादियों में मदद करना। कुछ गलाटा हो गया तो उनमें इंसाफ करना और मदद करना, मियाँ बीवी को मिलाना, यह सब मेरे जहन में बैठ जाता। तो उसके बाद मैं भी ये करने लगा। छोटे मोटे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो गलाटा हो जाता था, लड़ी झगड़ा हो जाता था, तो मैं उनको समझाता, भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नमाज की तरफ ध्यान दो, अच्छाई की तरफ ध्यान दो। सबसे पहले हमारी देश की इज्जत करना चाहिए हमें, सबसे पहले माँ बाप की इज्जत, उसके बाद देश की इज्जत। जो देश की और माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो किसी की कोई मजहब की भी इज्जत नहीं करता। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने कि अपने देश की मोहब्बत हमारे दिलों में जब तक है तो हम लोग सही हैं। बेशक, सबसे पहली बात, अगर नहीं तो हम अपनी देश की इज्जत नहीं करते तो समझो हमारी भी इज्जत कोई माहौल में भी नहीं रहती। बहुत बड़ी बात कही थी आपने। 2004 से अभी 2016 का अरसा जो चल रहा है, 10 से 12 साल के अरसे में आप सिर्फ सोशल वर्क करते हुए आए या पॉलिटिक्स में कब इन्वॉल्वमेंट लाए? जी मैं तो जब 2004 से पहले लगभग 2099 से भी मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। जी जी 99 से भी, यानी 1999 में जी 99 से आप? जी मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ जी। जब मैं छोटा था मुझे कोई इतनी मालूमात नहीं थी कि मेरा भाई के साथ मैं रो कर जाता था कि मैं भी जाता हूँ। जब एमएलए शफी अहमद एमएलए सब थे, जी जी, उस दफा से मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। कोई ऐसा नौजवान नहीं है कि जो हमारे एरिया से सबसे पहले गया हो। पीएच कॉलोनी से सबसे पहले छोटा लड़का मैं ही हूँ जो कांग्रेस पार्टी में था। अच्छा जी, क्योंकि उम्र के लिहाज से या एक्सपीरियंस के हिसाब से छोटे? जी उम्र के लिहाज से। उम्र के लिहाज से एक्सपीरियंस तो नहीं ही था जी। एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? एक्सपीरियंस नहीं था, सीखने के लिए गया था, एक्सपीरियंस पाने के लिए गया था मैं। जी सबसे पहले छोटा लड़का मैं ही था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर। जो अभी प्रेजेंट एमएलए हैं उनके ससुर जी है ना? जी 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 रफी, जो एमएलए हमारे शहर के जो एमएलए रफीक साहब हैं, उनके ससुर हैं वो एमएलए शफी अहमद साहब, माजी एमएलए शफी अहमद साहब जी। अच्छा, आप सोशल वर्क क्या क्या तरीके से आप सरंजाम दिए थे? अब जैसा कि आपने कहा कि 1999 से पार्टी में इन्वॉल्वमेंट लिए, यानी कि लोगों से जान पहचान वहां से बनना शुरू हो गई जी, बनना शुरू, सोशल वर्क करने में आसानी हो गई जी, क्योंकि एमएलए के पास ही अब जब आप गए हैं तो वहां से बहुत सारे काम सरंजाम दिए होंगे अपने एरिया में। मसलन आप जहाँ तक बता सकते हैं, किसी का रेशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या कोई ऐसे कार्ड्स वगैरह हो, या पानी की सहूलतें हो, बिजली का हो, यानी कितने काम में आप इन्वॉल्वमेंट लेकर सरंजाम दिए हैं आपके एरिया में? जी सबसे पहले आपने पूछा कि मुझे आपने क्या क्या हुआ सोशल वर्क में 1999 से, आपने क्या क्या सोशल वर्क किया है? जी 1999 से तो मैंने कोई सोशल वर्क नहीं किया जी, क्योंकि उस दफा मैं बहुत छोटा था, इतनी मालूमात नहीं थी, दुनिया की जानकारी नहीं थी जी। सिर्फ मैं देखता रहता था जी क्या होता है क्या नहीं। जो भी मसले आते मसाइल आते मेरे बड़े भाइयों के पास लेकर जाता, भैया गरीब आदमी है, इनकी घर में एक शादी है। कराना भी क्या है, करने के बराबर ही तो है जी जी नहीं, वो करने और कराने में बहुत डिफरेंस है जी। जी मैं इतनी समझ नहीं थी, धीरे 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 जाते गया। 2004 के बाद मैंने बहुत होश संभाला जी। तो उस दफा हमारे ये जो 10वें वार्ड के अंदर जो है, जब सबसे पहले वो 9वां वार्ड था, जो इस मरतबा इलेक्शन में 10वां वार्ड बना है जी जी। जो पानी की बहुत किल्लत थी, बहुत किल्लत थी। उस दफा मैंने बहुत सारे आदमियों को ड्रेनेज कनेक्शन दिलाया, ड्रेनेज कनेक्शन आया। फिर पानी के लाइन्स थे, जाकर म्यूनसिपैलिटी में लड़ता, भाई हमारे पानी में, हमारे मोहल्ले में इतनी पानी की किल्लत है, अब क्यों इस तरह करे? दूसरे एरिया में तो पानी की बहुत सहूलत है, हमारे इसमें क्यों? बाद में वो मुझे समझाने लगे ऐसा नहीं, लेटर लाइए। जब शिवन्ना एमएलए थे, उनका पीरियड खत्म हो गया था, शिवन्ना साहब एमएलए शफी अहमद साहब तो आ गए थे, शिवन्ना साहब थे हमारी, उन्होंने भी बहुत सारी मदद की है जी। जा भाई पानी के पाइपलाइन जला कर दिए, बहुत सारा काम उन्होंने भी मुझे साथ दिया।
एक दफा क्या हुआ, निमरा मस्जिद के पास एक बीच रास्ते में सिर्फ या 3 अड़ी जगह थी गाड़ी आने के लिए, एक कार नहीं जा सकती थी, बीचों बीच में एक ट्रांसफार्मर था। उस दफा मैंने शिवना एमएलए के पास गया और मैंने बोला कि उनको बताया मैंने कि देखिए ये बीच रास्ते में चलने फिरने की बहुत तकलीफ होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, करंट लग गया तो बहुत नुकसान होगा, जान भी जा सकती है, आप बड़े मेहरबानी इसको निकाल कर दीजिए। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने मुझे बुढ़ाकर, तूने बहुत अच्छा काम कर रहा हमारी पॉलिटिशियन के, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ सोशल वर्क करना है, किसी पार्टी से मुझे रास्ता कायम करने के लिए मुझे जरूरत नहीं है। मैं आपके पास ये रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, मेरी इस रिक्वेस्ट को आप पूरा करिए, बस मुझे इतनी खुशी मिलेगी। तो वो उन्होंने कहने लगे कि मुझे आप वोट डालिए, मुझे नहीं, वो बात की बात है, मैं आपके लिए वोट पूछने नहीं आया, मैं आपके लिए वोट डालूंगा, ऐसा डालूंगा या डालूंगा ये नहीं बोल रहा मैं, इसलिए बराए मेहरबानी आप मेरी मदद पूरी कीजिए। तो उन्होंने मुझे एक लेटर टाइप करके दिया, मैंने एक राजना जो हारे हुए एमएलए थे उनके पास जाकर एक लेटर लिया, उसके बाद शफी अहमद साहब के पास लेटर लिया, तीनों लेटर मिलाकर मैंने लगाकर ये हमारे कमिश्नर थे जब, शायद खय्यूम साहब हैं शायद उनका नाम, मैंने उनको लग जाकर दिया और पूरे न्यूज़पेपरों में आया था, उर्दू इंग्लिश कन्नड़ा पूरे सारे न्यूज़पेपरों में आया था। आने के बाद फिर एक स्टेटमेंट बनाए, एमएलए बुलाकर भेजकर मुझे एक स्टेटमेंट बनाए, सबरो शिवण्णा स्टेटमेंट बनाकर वो बैंगलोर को भेजे, बैंगलोर हेड ऑफिस को भेजे, केबी हेड ऑफिस को भेजकर वहां से स्टेटमेंट आया। जैसा जैसा होता गया इलेक्शन आने लगे, जब नदीम साहब इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, छोटू भाई थे जो कांग्रेस पार्टी से खड़े हो गए, और एक सिद्दीक भाई बोल के वो जेडीएस से खड़े हो गए। जो खड़े होने के बाद मुझे आकर सारे नौजवान जो हमारे मोहल्ले में बुजुर्ग हैं वो कहने लगे, आप इतना सोशल वर्क करते हैं तो आप क्यों नहीं खड़े हो जाते इलेक्शन में? जब आपको ओहदा मिल गया, ओहदा मिल जाने के बाद आपको जीत हासिल कर दी अल्लाह ने, तो आपके नसीब में रहो तो जीत हासिल कर दी, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप यानी लोगों की खिदमत आप जिस तरह से कर रहे थे, अगर आपको सरकार यानी आपकी गवर्नमेंट आपके एरिया की आपके हाथ में मिल जाती तो आपको ज्यादा फलाह बहबूदी की तरफ नजर डालते। यही लोगों का ख्याल था। ये कौन सी ईस्वी में हुआ, कुछ डेट याद है आपको? ये लगभग 2007 में शायद। अभी वो ये इलेक्शन से पहले का इलेक्शन 2007 का। जी, मैंने खड़ा हो गया, पूरे आए लोग बोले कि आप खड़े हो जाइए, इंशाल्लाह हम मदद करेंगे, देखिए बोल के। चलो मैंने भी नॉमिनेशन कर दिया, वो तराजू का निशान मिला मुझे। अच्छा। इंडिपेंडेंट से मैंने नॉमिनेशन फाइल की तो मुझे तराजू का निशान मिला। फिर मेरे भाइयों को शफी अहमद साहब एमएलए वो सारे आकर मुलाकात किए तो बोलने लगे कि नहीं, इस बार आप खामोश इख्तियार कीजिए, इस बार हमारी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बार आपको सीट जरूर देंगे बोल के। जी इंशाल्लाह मेरा भाई ये सब समझाने लगे। मैंने आकर बुजुर्गों से और हमारे नौजवानों से सारे ये मीटिंग दरखास्त की मैंने कि भाई इस दफा ये बड़े लोग हमारे पास आए हैं, हम उनको इज्जत देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने बड़ों की इज्जत के साथ अल्लाह की इज्जत भी बरकरार रखी है। इसलिए मैंने क्या किया, उनसे सबसे मशवरा कर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट दिया, छोटू भाई को सपोर्ट दिया। लगभग इलेक्शन सामने आते गया और तो मैं खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने मेरी जो इंडिपेंडेंट पार्टी से की थी मैंने उसे खामोशी इख्तियार कर ली, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। जैसे जैसे इलेक्शन सामने आता गया, पोलिंग शुरू हो गई। पोलिंग शुरू होने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद 44 वोट से 44 या 46 वोट से कांग्रेस पार्टी हार गई। इंडिपेंडेंट कार का निशान नदीम पाशा जीत गए। वो भी इनफरादी 2007 में खड़े थे ना? जी 2007 में खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, जो इंडिपेंडेंट थे वो जाकर उन्होंने नदीम पाशा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद काम चलते गए। जैसे जैसे इलेक्शन आया, फिर एमएलए इलेक्शन आ गया। एमएलए रफीक अहमद साहब खड़े हो गए, वो भी चंद वोटों से हार गए। उसके बाद हम पार्टी में ही रहते थे। बाद में जैसे 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 सोशल वर्क हमारा बनता गया कि आधार कार्ड इश्यू हुआ, आधार कार्ड बनाने लगे, पेंशन्स बनाने लगे बहुत सारे की। ऐसा नहीं कि मैंने एक इलेक्शन में खड़ा होने के लिए ये सारे काम किए, ऐसा नहीं कि मैंने राजीव गांधी कॉलोनी, हेगड़े कॉलोनी, पीजी लेआउट, संतेपेट, क्यासंद्रा, बटवाड़ी, मल्लूर दिन्ने, वीर सागरा, राजीव गांधी कॉलोनी, यहाँ के सारे मैंने काम कर दिया। लगभग मेरे पास
आधे टुमकुर के नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर्स के हेल्थ कार्ड आया, हेल्थ कार्ड बना कर दिया, आईडी कार्ड एप्लीकेशन लेकर सारे क्या कहते हैं, एक जरा उनका काम था, उनका एक जरिया था। बिल्कुल। वो एक एप्लीकेशन भर्ती करने के लिए 20 रुपया लेते, 50 रुपया लेते। मैंने एक हाफिज जय हिंद हाफिज सोशल वर्क बोल के हाफिज ओपन हाफिज ओपन करके सारों को मेरे तरफ मुतज्जा किया कि मैं आइए आपका फ्री काम कर दो। ऐसा शख्स नहीं है कि मेरे हाफिज में, जब से मैंने हाफिज ओपन किए आज तक कोई मेरे हाफिज में 1 रुपया भी, 1 रुपया की तो कोई कीमत नहीं है। इसके पीछे आपका क्या इरादा क्या था? क्या आप कुछ तौखा रखते थे कि एरिया वाले ने मुझे जिताएंगे, यानी इलेक्शन की तरफ कुछ तवज्जो रख के ये काम किए हैं कि किस वजह से आप इतना सब कुछ काम? मैं आपसे क्यों क्या ये बात तो समझ में आ जाती है कि कोई अगर इलेक्शन में रहता है तो एक एरिया की बात करे, एक एरिया का काम करा के दे तो जायज है, क्योंकि वो कोई जीतने की लालच में करे या कोई ख्वाहिश रख के करे। आप जैसा कि 6-7 एरियाओं का नाम जो आपने अभी हमारे वीडियो के सामने आपने बताया है, हमारे कैमरे के सामने आपने बताया है, 6-7 एरिया की तो आपकी जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या इसके पीछे क्या बैकग्राउंड क्या था, आपके मकसद क्या था, आपकी ख्वाहिश क्या थी? जी सबसे पहले आपको सबसे पहले भी मैंने कहा था कि ये मैं वालिद से चल कर आया है। अच्छा जो मेरे वालिद को, जब मुझे अब पता चला कि उसको सोशल वर्क कहते हैं, जब होश संभालने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा वालिद काम करते थे वो सोशल वर्क में शामिल होता था। क्योंकि उनसे सीख कर आया हूँ, मेरे भाइयों से सीख कर आया हूँ मैं, ऐसा है मेरा नेचर, वहां से ही शुरू हुआ है। जी तो इलेक्शन में आपने कहा कि आपका इरादा होगा कि इलेक्शन में खड़ा होने के लिए है कि आपको एक ना एक दिन एरिया वाले जिता देंगे, ऐसी मेरी ख्वाहिश नहीं है। जो भी शख्स आखिरत का ख्याल करते हुए जो काम को अंजाम देता है, दुनिया उसके कदमों में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कह दी आपने कि आप सिर्फ अल्लाह को, उसके रसूल को खुश करने के खातिर आपने ये सब काम सर अंजाम दिया है। आप इसके पीछे कोई तवक्का नहीं रखे थे कि मुझे एरिया वाले जिताए या कुछ करे। अच्छी बात है। आप ऐसे खुदा को खुश करने वाले, अपने दिल की खुशी के लिए आप ऐसे कितने घरों को उजाला कर चुके हैं, ये हमें कुछ रिपोर्टें तो हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने जबान से हमारे दर्शकों को बताएं। जी अब मैंने इससे पहले आपसे कहा था कि आखिरत को जानकर करते हैं तो दुनिया कदमों में पड़ती है। जी बिल्कुल। चलिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप मुझे सबसे पहले मैं आपको कुछ काम कर दे दिया जी, तो मैं लोगों से कहता फिरूं कि फलाने शख्स का मैंने काम कर दिया, फलाने शख्स का मैंने काम कर दिया, तो वो दुनिया में शामिल हो जाएगा। जी बिल्कुल। आखिरत तो वो जानकर कराए नहीं कि दुनिया समझ कर दिया। जी बिल्कुल। कि मैं यही कहता हूँ जो भी मेरे से काम लिए हैं, इंशाल्लाह बहुत सारों का काम किया हूँ, कुछ भी नहीं किया, मैं चोटी के बराबर भी मैंने नहीं, आपकी बढ़त काम का अंजाम नहीं किया। इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपको इसके पब्लिसिटी के खातिर ना बताएं, बल्कि आपका देखा देखी कोई और एरिया में इसी तरह से खिदमत को अंजाम दे। क्योंकि आपकी बात को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दर्शकों के सामने ये बताएं कि आप कितने घरों में उजाला कर चुके हैं। मैं ये मेरा मकसद नहीं है कि आपकी बात को उछाल के लोगों तक पहुंचाऊं। हमारा ये मकसद होता है आपका देखा देखी कोई और खिदमत गुजारे, कोई और डेवलपमेंट में लाए एरिया में। आप जैसों को देख के कहने बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं तो मैं लोगों की खिदमत नहीं कर पाता, कोई कहता है कि मैं पैसे रुतबे में नहीं तो मैं लोगों की खिदमत नहीं कर पाता। लेकिन आपकी बातचीत से, आपकी गुर्बत से निकले हुए लोग हैं आप, और दूसरी बात कि आप एजुकेशन में भी उतने टॉप में नहीं है, उसके बावजूद इतने लोगों की आप खिदमत गुजार चुके हैं। तो आपका देखिए दूसरे एरिया में ही सही, दूसरे देशों में सही, दूसरे गाँव में सही, आपके जज्बात को देख के कोई मुसलमान आ गया है। तो इस वजह से मैं एक चंद मुख्तसर से 1-2-3 कुछ भी हो आप हमारे दर्शकों के सामने जो जो खिदमत अंजाम दिए हैं, किसी का नाम ना बताएं बल्कि काम बताएं, क्या क्या तरीके से आप सर अंजाम दिए हैं, कितने घरों में उजाला किए हैं और कितने को फैसले किए हैं, और कितने घरों में क्या तरीके से जीने टूटने वाले थे ऐसों को आप ले जाकर सही रास्ते पे दिखाए हैं, और बहुत सारे घरों में गलत तस्वुरात पैदा कर लिए थे, ऐसे घरों में आप कितने काम सर अंजाम दिए हैं हमारे दर्शकों को? सबसे पहले मैं आपकी बात जवाब देना चाहता हूँ। मुझे इलेक्शन में जीतने के लिए मेरे वार्ड के जो अहबाब हैं सारे, उनका प्यार जीतने के लिए मैंने ये काम को अंजाम नहीं दिया है। जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने आखिरत का सोचकर काम किया है। जी। आखिरत का सोचकर मतलब क्या है कि मैंने इलेक्शन का खड़ा होने के लिए, जीतने के लिए मुझे सारे आदमी मिलकर जिता देंगे मेरे वार्ड के, ये बोलकर करता तो ना मैं राजीव गांधी कॉलोनी का काम कर देता, सिर्फ
ना मैं गुब्बी गेट, संतेपेट, ये सारे मोहल्लों का मैंने काम कर नहीं देना चाहिए था। जी बिल्कुल सही क्योंकि बात। सिर्फ मेरे काम नहीं भी, मैं उधर का अपने सब काम एरिया नहीं का करता, देखना मैं अपने एरिया का करता नहीं। जी मैं सिर्फ अल्लाह को डर कर, अल्लाह को राजी करने के लिए मैंने इस काम को अंजाम दिया सोशल वर्क के जरिए से। और सबसे पहले आपने और एक सवाल किया मेरे से, क्या कि आपका देखकर कितने आदमी यहाँ पर सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं। जी मैं इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि सोशल वर्क करने के लिए सबसे पहले हिम्मत की जरूरत है, सबसे पहले जज्बात की जरूरत है कि मैं कर सकता हूँ। अल्लाह को राजी रखकर, सबसे पहले कि मेरे माँ बाप भी मुझे मौत भी नहीं दे सकते, जिंदगी भी नहीं सकते, दौलत भी नहीं दे सकते, गरीबी भी नहीं दे सकते, सिर्फ दुआओं के सिवा कुछ दुआओं के जरिए से तकदीर पलट सकती है। बिल्कुल सही बात। सिर्फ अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, पालनहार हमारा अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई हार नहीं दे सकते, कोई जीत नहीं सकते। देखिए एग्जांपल देना चाहता हूँ, लास्ट टाइम इलेक्शन में मैंने कंटेस्ट किए थे जी, 2013 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन में मैंने कंटेस्ट बहुत कम वोटों में आप हार नहीं थे जी। हार नहीं, सबसे पहले देखिए मैं सबसे पहले फर्स्ट टाइम इलेक्शन को खड़ा हुआ था मैं जब, तो मुझे इज्जत से अल्लाह ने इतनी नवाजी कि ये नहीं कहता कि मैं ये फलानी गली में मुझे वोट नहीं पड़े, ये गली में मुझे वोट नहीं पड़े, इसने मुझे वोट नहीं डाला। ऐसा कहना बहुत बड़ी बेवकूफी कहता जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कौन देखा है भूत के अंदर जाकर, वो सिस्टम के अंदर जाकर झांक कर देख सकता है कि मुझे फलाने शख्स ने वोट नहीं दिया, फलाने शख्स ने नहीं। सहारों का मैंने शुक्रिया अदा किया है। उस दफा मैं घरे घर गया, सहारों का शुक्रिया अदा किया। भाई सबसे पहले तुमने हमें इतनी इज्जत से नवाजा, अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा, आपने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे इतनी इज्जत से नवाजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। जो डाले हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं डाले उनका भी शुक्रिया। अल्लाह उनके दिलों के भेद को जानने वाला, अल्लाह उनके दिमाग को फिराने वाला, क्योंकि फलाने शख्स को आप वोट डालकर जिताइए, वो आपको बहुत सारा काम कर देगा। यही ख्यालत रखकर मुझे अल्लाह ने और लोगों के जरिए से इतनी इज्जत से नवाजा है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी सोशल वर्क करें करिए, खूब सारी और गरीबों की मदद कीजिए, बहुत सारा सोशल वर्क कीजिए। और एक बात आपने कही है कि बहुत से सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो उनके पास पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। इसमें पढ़े लिखे होने की भी कोई ज़रूरत नहीं सोशल वर्क करने के लिए, और इसमें पैसे की भी ज़रूरत नहीं। बेगरीब का काम कर दिया, कोई आए बोले कि शादी है, फलाने हमारे घर में बेटी की शादी है, आप मेहरबानी से हमें मदद कीजिए, आप किसी के ज़रिए से मदद कीजिए बोलकर बोले, तो जिसके पास पैसा रहता है उसके पास जाइए। भाई हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में ऐसी लड़की की शादी है, उसे आप मदद कीजिए। अगर कोई मिल के भी इस मसले को अंजाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मेरा मतलब ये था कि आपकी जो आपने छुपाना चाहा हमसे कि मैंने जो सोशल वर्क किया है, जो लोगों की खिदमत किया हूँ, या अल्लाह की खातिर किया हूँ, मैं इस वजह से मैं आपसे कह रहा था कि आप ये ना छुपाएं, लोगों के सामने बयान करें, ताकि हमारे कैमरे के सामने हम वो आपकी बात को हर कोने कोने तक अपनी देश के, आप जैसा कि बातचीत शुरू होने से पहले आपने कहा कि देश की मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे पहली बात रहना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के बाद हमारे वालिदैन के बाद हमारे देश की इज्जत हमारे दिलों में रहना चाहिए। मैं आपकी इस बात को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं जी, इंशाअल्लाह। तो इसी वजह से आप खुल के हमें ये बताएं कि आप क्या क्या काम सर अंजाम दिए हैं, ताकि आपको देख के कोई और सोशल वर्क में अच्छी तरह से निकल आए। मेरा मकसद ये था, ना कि आपको यहाँ के एरिया वालों के लिए हो, या आपको रुस्वा करने, या आपको लोगों को रुस्वा करने की खातिर मैं ये सवाल नहीं किया हूँ। आप कितने घरों के फैसले वगैरह किए हैं, आप कितने घरों में उजाला किए हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह नाम ना बताएं बल्कि क्या काम सरंजाम दिए हैं, जैसा कि कोई रेशन कार्ड हो, आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ओल्ड एज पेंशन कार्ड हो, आपके लाइसेंसें हो, बहुत सारे। ये पीएच कॉलोनी में तो सबसे बड़ा एरिया रहने की वजह से ये बिजनेस सेंटर भी कहा जाता है। हर नमूने का बिजनेस यहाँ पे चलता है, ऐसा कोई ऑफिस से ऐसा कोई दुकान नहीं है जो यहाँ पे मौजूद ना हो। इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एरिया है। इस एरिया में बहुत सारे इलीगल तरीके से थे, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ इसका कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस वक्त मैं खुद जाके वीडियो पकड़ा हूँ। तो इस सिलसिले में आप हमारे दर्शकों को थोड़ी सी मुख्तसर इसमें वक्त में आप ये बताएं कि क्या क्या काम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक, तो इसीलिए आपके मुंह से बताएं। जी देखिए, आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, मैं शॉर्टली में आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, फैसला सारे मुल्क का, सारे आलम का फैसले करने वाला अल्लाह ताला है। बेशक
हमें किस खेत की मूली है कि हम किसी का फैसला कर सके। बिल्कुल। अल्लाह हमें इतनी इज्जत से नवाजा है कि अल्लाह हमने एक चुना है कि आप इसका फैसला कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अल्लाह को गवाह रखकर, हाँ जी, अल्लाह को गवाह रखकर हाजिर नाजिर हक का फैसला करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें वो कुव्वत दी है। अल्लाह सारे आलम का फैसला करता है। जब मैंने एक के साथ पैसा लेकर या कुछ जोर जबरदस्ती गलत फैसला कर दिया तो अल्लाह सबसे पहली पकड़ मुझे करेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैंने बहुत सारों के फैसले किए हैं, हक के तौर पर किए हैं। जी, किसी का शोहर बीवी का झगड़ा हो गया और वालिद और बेटों के बीच में झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी के बारे में झगड़ा। समझाता हूँ मैं, भाई देख, माँ बाप का दर्जा ये है, शोहर का दर्जा, बीवी को समझाता हूँ शोहर का दर्जा ये है, शोहर को समझाता हूँ कि बीवी का दर्जा ये है, कि ऐसा नहीं है कि तूने एक की लड़की को लेकर आ गया, अपने निकाह में शामिल कर लिया, लगाकर उसको अपने बिस्तर के वास्ते इस्तेमाल कर लिया। जी, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए नहीं। हमारे आप ये करते थे कि बीबी का आधा काम करके देते, बांदियों के साथ, जैसे गुलामों के साथ उनके पैर दबाते, रमजान के महीने में पैर दबाते। जी, हमें भी ये करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी बीवियों को इज्जत देना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बात बात पर झगड़ते रहे, नमाज की पाबंदी करना चाहिए, ये को तकलीफ नहीं देना चाहिए। जी, सबसे पहले हम अपना घर का देखें और बाजू अड़ोस पड़ोस का, अपने खानदान वालों का हक पहचाने। जी, बीवी को लेकर कर जुल्म देना, झाड़ू वगैरह लगाना, खाना पकाना, ऐसा नहीं कि, क्योंकि उसका काम, आधा काम हम सरअंजाम देना चाहिए। जब जाकर दोनों ब्याह में प्यार मोहब्बत पैदा होती है। सबसे पहले और जो औलाद में और माँ बाप में झगड़ा हो जाता है, मैं उनको यह कहता हूँ, सबसे पहले आप उनको अच्छी नसीहत कीजिए, घर में गाली गलोच ना कीजिए, सही रास्ते पर लगिए। जब गलत करता है तो उसे मारिए, डांटिए, समझाइए प्यार से, भाई ये गलत है। क्योंकि मोबाइल अब के जमाने में जो है, नेट और मोबाइल से दूर रखिए, कि मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, नेट और मोबाइल से दूर रखिए, इससे बिगाड़ बहुत सारा पैदा हो रहा है। जी, आपने और एक बात की, आपने क्या क्या काम सरअंजाम दिया। जी बिल्कुल। जी, मैं ये आप बात पर आप मुझे पूछ रहे हैं कि 15 मिनट में आपने मुझे 50 बार पूछा है कि आपने क्या अंजाम दिया है, क्या काम को अंजाम दिया है। भैया, मैं कहना नहीं चाहता, मेरा सिवाय अल्लाह जानता है मैंने क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए। हक किया है तो हक होगा, ना हक किया है तो, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको दोबारा फिर भी यही बात कह रहा हूँ, ये इसलिए पूछा जा रहा है कि आपको दिखाने के लिए या उन लोगों को रुसवा करने के खातिर नहीं है। चंद ऐसे लोग हैं, कुछ आपका देख के सीखें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इल्म और हुनर एक ऐसी चीज है, दूसरों को सिखाया जाए। आपके जो तजुर्बे के हिसाब से जो काम किए हैं, देखा देखी सही, दूसरे पड़ोस के एरिया वाले हो या पड़ोस के गांव वाले हो या पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट वाले हो, या आपसे कुछ सीखें। हमारा तो मकसद यही है। तो इसी सिलसिले में मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि आप जितना काम किए हैं उसमें कुछ तो हमारे दर्शकों के सामने बताएं। जी, देखिए, सबसे पहले रेशन कार्ड बनाए हम लोग, बहुत सारे गरीब। अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में कितने रेशन कार्ड्स आपके बना के दिए होंगे? यहाँ हमारी एरिया की आबादी है 10,000। दसवेवाड़ी की जो आबादी है 10,000 लोगों की ही नहीं, जो दूसरे एरिया से हैं, जैसे बाजू में पीजी लेवट है, लेबर कॉलोनी है, एगड़े कॉलोनी है, जयपुर है, गोपी गेट है, ये सारे मोहल्लों के हमने रेशन कार्ड बना कर दिए। जो किसी को नहीं था उससे जाते, फूड ऑफिसर से बात करते, भाई ये गरीब आदमी है, कोई रेशन कार्ड चाहिए, तो रेशन कार्ड बना कर दिए। उसके बाद आधार कार्ड लॉन्च हुआ तो आधार कार्ड बनाने लगे। उसके बाद गरीबों की शादी करना, किसी के हमारे पास जितना रहता उतना, और हमारे दोस्तों को बोलते भाई तू चावल दिला दे, भाई तू तेल दिला दे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो जरा पैसे वाले थे, मालदार थे, उनको हम कहते हैं कि उनसे मांग लेना बहुत बड़ी बात नहीं, कि भाई हमें चावल चाहिए, तो वो कहने लगे भाई हमारे पास वक्त नहीं है, लीजिए पैसा पकड़िए। कि उनको भी जानना चाहिए, देने वाले को भी जानना चाहिए, भाई हमारा मेहनत का पैसा कहाँ लगा रहा है। बिल्कुल, कि ये गलत बोल के हमें गुमराह करके ये अपनी जरूरतें तो नहीं पूरा कर रहा। जी बिल्कुल। तो इनको जानना चाहिए, सबसे पहले पैसा देने से पहले ये जानना चाहिए, इसका बैकग्राउंड जानना चाहिए, भाई ये कहाँ लगा रहा है पैसा। और गरीबों की शादी बोलकर, बीमार बोलकर लेकर जा रहा है, ये हमारा पैसा कहाँ लगा रहा है। जुए में तो नहीं खर्च कर रहा, पीने में तो नहीं खर्च कर रहा, फिर अंडीबाजी में तो नहीं खर्च कर रहा। तो इनको जानना चाहिए, सबसे पहले ये जानना चाहिए। जो बहुत सारे अब ये धंधा हो गया है कि एक बीमार हो गया, भाई किसी की शादी है, उस गांव में है, इस एरिया में है बोलकर,
ये बहुत सारे के प्यार मोहब्बत उड़ गई, ईमानदारी उड़ गई। इसे ये इनको सबसे पहले इनका पैसा कहाँ लग रहा है, सही तरीके से लग रहा है या नहीं, इनको जानना चाहिए। हम ये काम करते हैं भाई, हमारे दोस्त से मांग लेते हैं भाई तू चावल दिला दे, तो उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, देख भाई हमारे हाथ से इतना हो गया लीजिए, वो खुश हो जाते हैं। दूसरी तरीके से भी इंतजाम हो जाता है, इंशाल्लाह उनकी शादियों का भी हो जाता। और वे सबसे पहले ड्रेनेज कनेक्शन नहीं थे, बहुत सारों को ड्रेनेज कनेक्शन दे दिए फ्री में। जो नल्ले नहीं थे, हमारे हाथ से 100, 50, 20 कितना भी पड़ते, हम उनको डालकर एक नलों के कनेक्शन दिला देते। उसके बाद आधार कार्ड आया, आधार कार्ड लॉन्च हुआ, आधार कार्ड बना कर दिए। उसके बाद पेंशन आई, पेंशन लगभग पेंशन की बात जी, ओल्ड एज पेंशन और DWP पेंशन, PHP पेंशन, ये सारे लोगों को हमने बना कर दिए। कम से कम 2,500 से 3,000 आदमियों को बना कर दिए। ये 1 रुपया भी खर्च नहीं है उनका, सिर्फ लगा होगा खर्च उनको 10 रुपया, क्योंकि जेरक्स लगा कर देना था और फोटो लगा कर, यानी उनके डॉक्यूमेंट को तैयार करने के खर्च। जी इतना ही, वो खुद जाके करके लाए जी इतना ही। हमने डॉक्टर सर्टिफिकेट बनाई, इनकम बनाई और वासस्तड़ा बनाया और बॉन्ड पेपर बनाया। जी 20 रुपयों का पेपर लेते और उसमें पूरा टाइप कराते और नोटरी कराते। नोटरी कराने के बाद उसको जाकर फीड कराते कंप्यूटर के जरिए से, फूड ऑफिस के अंदर, तालुक ऑफिस के अंदर हमने फीड कराते। और 2,500-3 हजार आदमियों की हमने पेंशन बनाई। क्योंकि मुझे कहने का मकसद नहीं है, क्योंकि मुझे अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह दिलों के राज को जानने वाला, अल्लाह दिलों के भेद को जानने वाला। आप लगभग 50 से बहुत ज्यादा पूछ लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मुझे किसी के ये नहीं कि किसी की इज्जत उछाल सको, कह दिया ना आपको, इस वजह से नहीं पूछा था। इसलिए आपने बहुत सारे आदमियों ने पेंशन बनाई। एक दफा क्या हो गया, ये कहीं पर उबैद नाम के शख्स का इंतकाल हो गया जी, कहीं पर, कि औरतें मुझे फोन करने लगे, तुम कौन हो, तुम उबैद हो, आप अच्छे हैं क्या, क्योंकि ऐसा अलाउंस सुनिए। लगभग मेरे फोन की बैटरी जो आधे घंटे में डाउन हो गई, इतने सारे फोन आए, आप अच्छे हैं क्या, आप अच्छे हैं क्या, आपको कुछ नहीं हुआ क्या। मेरे ऑफिस पर भी आने लगे, मेरे घर पर भी आने लगे। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों है भाई, फलाने शख्स का वहां पर इंतकाल हो गया, ऐलान कर दिए, इसलिए आपके। जो मुझे इतना रोना आया, अल्लाह की जात की कसम, अल्लाह, मैंने नमाज में बहुत गिड़गिड़ाई, अल्लाह ने मुझे से पापी को इतनी इज्जत से नवाजा है। इतने बड़े गुनहगार, मैं गुनहगार हूँ, मुझे से गुनहगार को इतनी इज्जत से नवाजा अल्लाह ताला ने। मुझे बहुत खुशी, बहुत अफसोस हुआ कि मेरे दिल में और जज्बा पैदा हो, भाई और खूब कौम की खिदमत करूंगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो कोई भी है उसकी मैं खूब, कोई भी हो। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये औरत आई, उसका नाम शायद, नाम की जरूरत नहीं चाहता, क्योंकि एक औरत आई, हिंदू गैर मुस्लिम थी, वो आई मेरे पास, मुझसे कहने लगी, देखिए मुझे शौहर इंतकाल होगा, मैंने डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनाई, मेरा गुजारा चलना बहुत मुश्किल है, मुझे बच्चे भी नहीं हैं। तो बहुत रोई, 1 से 3 मरतबा मैंने पैसे देकर एजेंटों को मेरा पैसा नुकसान कर चुकी हूँ जिनकी वजह से। आप बहुत सारे लोग आपका जिक्र लिया, आपका नाम लिया, तो मैंने इसलिए आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, इसलिए आप बड़ा मेहरबानी मेरे इस काम को अंजाम दीजिए। मैंने उनसे कहा भाई तो आप 4 आइडेंटिटी कार्ड जेरक्स लाइए, 4 आधार कार्ड जेरक्स लाइए, 4 रेशन कार्ड जेरक्स लाइए, 4 रेशन कार्ड जेरक्स लाइए और 8 फोटोज लाइए। बोलकर उसका जो इंतकाल हो गया था शोहर, उसका डेट ऑफ बर्थ ले, उसका आधार कार्ड लिया। उसके बुलाने के बाद मैंने उसको एक डेथ सर्टिफिकेट बनाई, उसके बाद डॉक्टर सर्टिफिकेट पूरा बनाकर उसको मैंने पेंशन बना कर दी कि वो कहीं भी मिलती है तो कहती है ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಮಂತ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರಲಿ, दुआ देकर जाती है। बिल्कुल। और ये बुढ़ी जाती है कि उसको भी कोई भी नहीं था, वो कहती है कि उबैदी है ना, उबैद हो। जब भी कहती है कि मैं तहज्जुद में आपको दुआ कर रही हूँ, अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखेगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे आज तक कोई बीमारी का नामो निशान भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह ताला इसे सबसे बड़ी दौलत है, और आपकी सेहत जी, खासकर अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं की वजह से अच्छा रखे। अच्छा, मैं एक सवाल करके तरफ लौट रहा हूँ कि आप अगर 2013 में जीतते या नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में, अब तो कॉर्पोरेट सिटी बन गया है जी, अब तो कॉर्पोरेशन बन चुका है आपका टुमकुर, इस टुमकुर में आप कॉर्पोरेशन में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेटर बन के आप खड़े हो सकते हैं। अभी तो 1-1.5-2 साल का अरसा गुजरने वाला है, तो ये इलेक्शन हो जाएगा, यानी इलेक्शन का वक्त खत्म होने को आया है। अच्छा, अगर आप
2013 के इलेक्शन में ही सही, अगर आप जीत के कुछ आ जाते हैं, जी या आप नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में आप खड़े होकर इंशाल्लाह अच्छे बहुमत से आप जीत ले, जीतने के बाद आप इस एरिया को डेवलपमेंट फलाह बहबूदी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यानी इस एरिया में बहुत सारे जी डेवलपमेंट अभी बाकी हैं, बिल्कुल डेवलपमेंट आया ही नहीं है, क्योंकि आज भी स्लम एरिया उसमें जमाया जाता है। ये पूर हाउस कॉलोनी ही एक स्लम एरिया के मानी देखा जाता है, जबकि सबसे बड़ा एरिया है। आप इसके बारे में, फलाह बहबूदी के बारे में क्या सोच रखा है? आप अगर जीतें तो क्या काम, मेन मकसद आपका काम करने का क्या है? ये देखिए, कोई भी इलेक्शन में जीत जाए, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मेरा काम करने का नजरिया कुछ और है। ये नहीं कि ये इलेक्शन में जीतने के बाद अल्लाह ने मुझे सारे मोहल्ले वालों के, अल्लाह उनके दिल में ख्याल देकर अल्लाह ताला मुझे जिता दे तो मुझे कामयाबी हासिल कर दी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बाद में अपने जो वोटर्स हैं, जो बाहर जो मुझे चाहने वाले हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मुझे जिता दिया। तो सबसे पहले मैं ये काम करना चाहता हूँ कि हमारे जो एरिया है पूरा कॉलोनी बोलकर, उसमें बहुत सारे गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो घरे हैं, इनके घरों के खाते कंदाए नहीं हैं, इनका सबसे पहले मैं वो खाते कंदाए बना कर देना चाहता हूँ। उसके बाद जो दुकानों के लाइसेंस हैं तो मैं पहले से बना कर देता हूँ, और भी जो दुकानें खुले हैं उनके लाइसेंस बना कर देना, चरंडी वगैरह। ये तो छोड़िए, ये हमारा फर्ज है कि जीतने के बाद रोड डलाना, चरंडी बनाना, पानी की सहूलत करना, ये सब तो इसे कोई पैसा खर्च नहीं होता, कि अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं होता जी बिल्कुल, क्योंकि ये सरकारी काम है, सरकार से फंड आता है, हमें उसे सरअंजाम देना चाहिए, बिल्कुल उसको सही जगह पर लगाना चाहिए, कि ये नहीं कि पतला तार डाल दिए कि उनसे कमीशन ले लिए। ये सब कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, कमा सकते हैं। इसमें लेकर गरीबों का हक मार कर खाना, ये कोई अल्लाह की इजाजत, इंसानियत नहीं है कि उसको सही तरीके से ढंग से काम करना, रोडें दलाना, ये तो हमारे एमएलए साहब तो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि बहुत सालों से जो काम को सरअंजाम नहीं दिया दूसरे एमएलए ने, जो आज जो हमारे रफीक अहमद साहब जो काम कर रहे हैं, अपने खोटे से तारें दलाना, चरंडियों को बनाना, ड्रेनेज का काम कराना, बहुत सारे काम को अंजाम देते आ रहे हैं वो। हमें खुशी महसूस होती है। ये तो हमारा फर्ज है कि जीतने के बाद कराना चाहिए। उसके बाद गौर गरीबों की शादी करना, बहुत से काम है, ऐसे काम है कि हमारे मोहल्ले में किसी किस्म की तकलीफ ना हो जी बिल्कुल, कानूनी तौर पर जी, कि लड़ी झगड़े से हो, लड़ी झगड़े को खत्म करिए, माँ बाप की लड़ी झगड़े हो, मियाँ बीबी की लड़ी झगड़े हो, इसको खत्म कीजिए। एक इंसानियत पैदा करना चाहते हैं जी बिल्कुल, हम, ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं हमारी गलियों को कि मदीने मुनव्वरा का नमूना हो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे प्लान सोच कर रखे हैं कि चलते चलते ये एक प्लान में कामयाबी मिल गई तो दूसरा स्टेप उठा सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि ये कि तीनों वक्त का खाना एक ही मरतबा खा लें। जी बिल्कुल, कि जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे आइडियाज भी मिलते रहते हैं। वैसे भी आपको 5 साल का अरसा मिलेगा, जैसा कि 1825 डेज, यानी 1825 दिन, 1825 दिन का वक्फा आपको जब एक सरकार मिलेगी, उस वक्त काम करने के तरीके और काम करने के कामकाज, डेवलपमेंट के लिए आप क्या करना चाहते हैं आपके एरिया में? मैं जहाँ तक देखता हूँ रोड्स के कटिंग हो या डेवलपमेंट हो, बहुत कम मिकदार में, तो इसके लिए आपके अपने एक प्लान के मुताबिक क्या करना चाहते हैं? जी, जो आपने कहा कि सवाल पूछा कि मुझे रोड के कटिंग्स हैं, ये रोड के कटिंग्स तो अपने हद तक नहीं है जी रोड के कटिंग्स हैं जो एमएलए के तक रहते हैं। जी बिल्कुल, एमएलए आप वो जैसा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें मंजूर है, अच्छा काम को सरअंजाम देकर आ रहे हैं एमएलए साहब। इंशाल्लाह हम बोलेंगे भाई हमारे एरिया में जो बसेस नहीं आते, जो छोटे रोड है, तंगागी है, जो दो ऑटो पास नहीं होते, जो आप उसके ऊपर गौर फिक्र कीजिए। बिल्कुल, जब हम इस तरीके से उनसे बात करेंगे, बात करते आ रहे हैं और भी बात करेंगे, जब बहुदा मिल गया तो हमारी बात पर बहुत सारा ध्यान देंगे, वो
ध्यान देने के बाद भी ऐसे ही कह रहा है कि अब जो काउंसलर्स है उनको भी ध्यान देना चाहिए, जो एरिया डेवलपमेंट कराना चाहिए, उनसे भी मैं गुजारिश है, वो भी हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं कि वो जीत गए मुझे शिकस्त मिल गई, ऐसा नहीं कि मैं उनका साथ बदला लूं। छोटी मोटी गलती हो जाती है, इंसान जो गलती करने के लिए पैदा हुआ फरिश्ता नहीं है कि गलती ना कर सके। उससे उनको मेरे तरफ से दिल दुखा तो मैं तो उनसे माफी मांगता हूँ, इंशाल्लाह वो मुझे माफ कर दे। ये उनकी भी बड़प्पन आ गई है कि वो मुझे माफ कर दे। जिस तरीके से मुझे काम करने के लिए आप पूछ रहे हैं कि ये काम मैंने कर लिया कि खाते कंदाए हो गए, इनका बहुत सारा डॉक्यूमेंट पक्का हो गया, तो उसके बाद फिर ये काम करना चाहता हूँ। भाई लड़कों को सही तरीके से सही जगह पर अपना वक्त इस्तेमाल कीजिए, नमाजों की तरफ ध्यान दीजिए, काम को जाइए, बेकार में रहकर क्या कर सकते हैं। भाई बहुत सारा काम सोच कर रखा है दिमाग में, उसे सरअंजाम देना चाहता हूँ मैं। भाई किसी की इस किस्म की तकलीफ ना रहो हमारे एरिया के अंदर, जो बाहर के भी एरिया हो, ID कार्ड्स हो, रेशन कार्ड्स हो, कानूनी तौर पर किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच बना के रखे हैं आप। और सर दोबारा मैं आपके पहले एक सवाल की तरफ जा रहा हूँ। 1999 से आप कांग्रेस में यानी कि प्रैक्टिस के लिए ही सही है लेकिन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 है, यानी कि टोटल 17 साल का अरसा हो गया आपको कांग्रेस में। आपकी सरकार भी कांग्रेस की ही सरकार चल रही है आपके हमारे स्टेट में, तो आप इस वजह इस सिलसिले में आपके एरिया की फलाह बहबूदी के लिए आपकी ही सरकार को सही या काउंसलर कॉर्पोरेटर कोई भी हो, MLA कोई भी हो, या चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन हम लोग आपकी सरकार से चंद चीजें निकले हुए हैं, शादी भाग्य हो और अन्नदाना हो, यानी कि सोसाइटी में चावल वगैरह के लिए भी सहूलतें हो, गरीब गुरबा के लिए खाना पीने का सहूलतें हो, या पेंशन के नए नए स्कीम्स हो। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच क्या रखी है, आप इसमें कहाँ तक काम करवा के दे सकते हैं या करा के दे रहे हैं? जी मैं देखिए, सबसे पहले मैं जो भी काम करना चाहता हूँ MLA साहब से जाकर डिस्कस करता हूँ जी, मैं फलाना काम करना चाहता हूँ, फलाने स्कीम्स आए हैं, इसको हम कैसा कर सकते हैं। वो भी मुझे PS साहब के जरिए से मुझे इन्फॉर्म करते हैं, भाई ऐसे ऐसे प्लान्स आए हैं, ऐसे ऐसे नए नए इश्यू हैं जो आपको उसका फायदा उठाइए, आपके एरिया में जो गौर गरीबे हैं, गुरबा हैं, उन तक ये बात पहुँचाइए। जैसे देखिए कि एक हेल्थ कार्ड बोल कर आया जी, बिल्कुल जी, उसमें BPL कार्ड के जरिए से हेल्थ कार्ड बनता है, 5 लोग उसमें 5 मेंबर शामिल हो सकते हैं। वो हेल्थ कार्ड के अंदर 35,000 का मुफ्त इलाज है जी। पहले जो हम जब शुरुआत किए थे चंद सारे नर्सिंग होम्स थे, हॉस्पिटल्स थे, अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल में स्पेशलिटी है उस। अच्छा, यानी प्राइवेट्स में भी है जी? प्राइवेट्स में भी है। क्या उसका मेन मकसद क्या है, क्या फ्री में इलाज करवाना है या 35,000 का? नहीं, 35,000 का साल में मुफ्त इलाज होता है। 35,000 तक? 35,000 तक मुफ्त इलाज होता है, कुछ भी हो, ऑपरेशन हो, डिलीवरी हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, कोई भी हो, उससे सहूलत मिल सकती है। मैं गया, भाई देखिए उन्होंने मुझे बता कर किया ये स्कीम आई है, आप इसको कीजिए। मैंने सबसे किया, बात की जाकर, मैं इसको करना चाहता हूँ कि मुझे वो सेंटर दगा कर दे, क्योंकि मेरे पास कोई वो होता नहीं है कि मैं बात कर सकूँ। मैंने साहब के पास गया, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैंने साहब आप मुझे थोड़ा हौसला अफजाई दीजिए, हौसला बढ़ाइए मेरा, मैं करना चाहता हूँ। जाइए उबैद, आपको करने का जज्बा है, आप कर सकते हैं, मुझे मालूम है आप बहुत सारे काम करते आए हैं, मैं लोगों से भी सुना, मैंने खुद देखा है, तो आप करिए बोलकर मुझे हिम्मत दी उन्होंने कि मुझे एक सेंटर दान कर दिया। मैंने लगभग तकरीबन यही एरिया के नहीं है, तकरीबन 15 से 16 हजार हेल्थ कार्ड बना कर दिया, उसको बना कर दिया फ्री में, पैसा नहीं लिया मैंने। जो हमारे एरिया के थे सारों को फ्री में बना कर दिया, क्योंकि मरने के बाद उसका हिस्सा ले सब मुझे पहुंचे जी। बिल्कुल, ये आखिरत का सोचकर मैंने उनको बना कर दिया। बहुत सारे जो मेरा MLA साहब हैं, बहुत एजुकेटेड है, वो डॉक्टर्स हैं जी, बिल्कुल, जो बहुत सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए जैसे जो पहले थे सगड़ू शिवन्ना MLA साहब, उससे तो बहुत सारा काम हुआ कि देखिए अभी हमारे एरिया में तार नहीं था, बहुत सारे टुमकुर शहर में तार ही नहीं था जी। आपको पता है, आप भी ट्रैवलिंग करते थे, कहाँ पर बहुत सारे खड्डे थे, ड्रेनेज कनेक्शन बहुत नहीं थे, कि चल फिर सके, रोडें सही नहीं थे बसेस के लिए। बहुत सारे स्पेशलिटी हमारे MLA साहब जीतने के बाद पार्क डेवलपमेंट किए, रस्तों का डेवलपमेंट किए, और अल्लाह भला करो
जो बाथरूम्स रहते हैं, जो इस्तिंजे खाने रहते हैं, उसका डेवलपमेंट किया। बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कामों को जो पहले के एमएलए साहब जो 40-20 साल तक थे उस काम को अंजाम नहीं दिए, वो हमारे एमएलए साहब कर कर बता दिए। जी जी जी। अभी उनका 2 साल लगभग 2-2.5 साल परेड है, तो इंशाल्लाह इसमें वो बहुत सारे काम करना चाहते हैं हम सबको लेकर। ऐसा नहीं कि वो अकेले काम कर दे, पूछते हैं भाई तुम्हारे एरिया में क्या काम है, तुम्हारे एरिया में काम। जैसे कॉर्पोरेटर नदीम पाशा है, वो भी बहुत सारा काम करा रहे हैं, एमएलए खोटे से बहुत सारा काम काम को अंजाम देते आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी सेहत से नवाजे, उनकी परेशानियों को हल करे, उनको भी और बार भी जिता दे। जी मैं भी बंदा हूँ, अल्लाह उनके साथ साथ मुझे भी जिता दे और उनको भी जिता दे। भाई आसमान देखने के लिए ठेला ठेली नहीं है, कितने आदमी खड़े हुए थे गुज़िश्ता इलेक्शन में, 14 आदमी खड़े हुए थे। जिसकी नसीब में जीत थी उसने हासिल कर दी, जलने की क्या बात है। भाई काम कराए हैं और भी ज्यादा काम करें, मैं इनसे यही उम्मीद रखता हूँ नदीम पाशा से, क्योंकि वो भी बहुत सालों से सोशल वर्क करते आ रहे हैं, बहुत सालों से पार्टी में है। अल्लाह उनको सजाए खैर दे, अल्लाह उनको सेहत। ये आपकी बड़कपन है, क्योंकि आपके एक ही एरिया में रहने के बावजूद आप आपके अपोजिशन लीडर के यानी कि आपके पार्टी में ही वो इन्वॉल्वमेंट ले चुके हैं, उसके बावजूद आपके एरिया में आपके अपोजिशन वाले हैं, उनके लिए भी आप खैर की दुआ भी करते हैं और तमन्ना भी रखते हैं वो जीते या तो आप जीते, या आप जीते या वो जीते, यही आपका ख्याल है। ऐसा नहीं कि वो भी जीते, वो जीते या मैं जीते, ये नहीं है। अल्लाह जिसके नसीब में जीत लिखी हो वो जीत जाए और कौम की खिदमत करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ नदीम जीत जाए, सिर्फ नदीम पाशा जीत जाए या मैं जीत जाऊं, ऐसा नहीं है। कि जिसकी नसीब में जो भी खड़ा होता है इलेक्शन में, जो भी खड़ा होता है उसके नसीब में जाए, मेरे नसीब में हो, नदीम पाशा के नसीब में हो, जो कोई अहबाब खड़े होते हैं उनके नसीब में हो जाए, तो जीतने के बाद कौम की खिदमत करे, कौम को साथ लेकर चले। हमारे वार्ड के जो अहबाब हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, माँ बहन है, उनको साथ लेकर चले। उनका क्या काम है, भाई वो क्या चाहते क्या है हमसे, सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, हमें रोड की स्पेशलिटी नहीं है, हमारा ड्रेनेज ब्लॉक हो गया है, हमारे जो कोई इनके घर में इंतकाल हो गया तो उनको डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहता है, बना कर दे। और जो कोई बच्चा पैदा हो गया तो उनको एक बर्थ सर्टिफिकेट बना कर दे। और कोई ये नहीं करते कि आकर हमारे वार्ड के सारे आदमी, भाई मेरा घर का जीना नहीं चल रहा, आप मेरे घर के जीने। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई, और गरीब रहता है जो उनकी मदद करे, चावल या उनकी शादी में जो कोई भी अपने हाथ से हो सके उनको तकसीम करे, उनके अच्छे बुरे में शामिल हो जाए, उनकी खुशी में शामिल हो जाए, उनके गम में शामिल हो जाए। ऐसा नहीं चल लगना चाहिए। बहुत अच्छी बात हुई। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, वक्त बहुत कम रहने की वजह से मैं आपके आखिरी सवाल और स्पेशली हमारे स्टेट की लैंग्वेज कन्नड़ा में करने की कोशिश करता हूँ। और आखिरी सवाल हमारे तरफ से यह रहेगा, ನಾವು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ। ನಿಮ್ಮ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗಿರಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗೂ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಗುರು. ಅದು ನಿಜ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಅವರೇ ಗುರು. ಅಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಗುರು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದಾನು ಇದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೈತೆ ಈ ಸ್ವಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ತಂದೆದು 85 ನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಿಯಾ ಬೈ, ಪ್ಯಾರು ಬೈ, ನಮ್ ಆಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇಕ್ಕವರು, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಗುರುಗಳು ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗುರು, ನಿಮ್ ತಂದೆನೇ ತಾವು ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ?
ನೋಡಿ, MLA ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರು MLA ಆಗಿ. ಅವರು ಇಡೀ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ನಮಾಜಿ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗುರು ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ರಫೀಕ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಹ್ಬಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು. ತುಂಬಾ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಅವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ ಸ್ಟೈಲು, ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಸ್ಟೈಲು, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರು ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಅದೇ ಸ್ವಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಟೈಲು, ಅದೇ ಯಾರ್ಗನ ಇರ್ಲಿ ಹೈ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡು, ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀನ್ ಎದುರು, ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಮೆಚ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಮೆಚ್ತಾರೆ. ನಿಜ 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 ನಿಜ. ಅದೇ ಮಾತು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸರಿ, ಏರಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ತಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದಿರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು 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 ತಪ್ಪು. ಅವರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಗುರುಗಳು ಅಂತೀನಿ. ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ತಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ನೋಡಿ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನನ್ನ ವಾಡಿನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದಿರು, ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ.com ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 10ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಅವರ MD ಉಬೇದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinIndia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.